Good morning, my dear students. Welcome to all of you in my Galaxy Planets Academy. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक्स लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम होगा ओजोन परत या ओजोन स्तर। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स कंपटीशंस के लिहाज से और हमारे जीवन की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द ओजोन लेयर। इट मीन्स ओजोन स्तर क्या है, पहले इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ओजोन स्तर क्षरण के कारण क्या है और उसमें कौन कौन से सबस्टेंस जो है उत्तरदायी होते हैं ओजोन स्तर को नष्ट करने के लिए। तो हम लोग समझेंगे यह जो है समताप मंडल में स्थित वायुमंडल का प्रमुख स्तर होता है। ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल होता है और यह वायुमंडल कई लेयर से घिरा होता है। पृथ्वी की जो सबसे समीप मंडल होता है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं और क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है और सबसे बाहरी परत को हम आयन मंडल बोलते हैं। समताप मंडल के निचले स्तर में अर्थात क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक मोटी लेयर होती है जिसको हम ओजोन स्तर बोलते हैं और यह ओजोन लेयर जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रकाश की किरणों से जब अल्ट्रा वायलेट रेज जब पृथ्वी पे पड़ती है, जिसमें कुछ खतरनाक रेज होती हैं जो हमारे मानव पारिस्थितिकी, पेड़ पौधे तथा जलवायु के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, उनका काम जो है ओजोन स्तर का काम होता है उन किरणों को अवशोषित कर लेना और अवशोषित करके हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर न आने देना। तो ये एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है हमारा ओजोन लेयर। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में स्थित वायुमंडल का प्रमुख स्तर होता है जो मुख्यतः ओजोन O3 इसका जो है संरचना सूत्र होता है, ये अणुओं से बना होता है। यह स्तर सौर विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों को अर्थात अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी पर उपस्थित जैव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आप देखेंगे कि सूर्य से कुछ हानिकारक किरणें निकलती हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें जो सबसे बाहर से जो सूर्य का बाहरी स्तर होता है उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं और इस दृश्य प्रकाश का जो रेंज होता है वो 7000 × 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 4000 × 10⁻⁻10 मीटर तक होती हैं। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज ए होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज ए का जो रेंज होता है वो 4000 × 10⁻10 मीटर से लेकर 3200 × 10⁻10 मीटर होता है। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट वी रेज होती हैं जो 3200 × 10⁻10 मीटर से लेकर 2800 × 10⁻10 मीटर तक होती हैं। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट सी रेज होती हैं जिनकी रेंज 2800 × 10⁻10 मीटर से लेकर के 100 × 10⁻10 मीटर तक होती हैं। और लास्ट में एक्स रेज होती हैं जिनकी रेंज 100 × 10⁻10 मीटर से कम होती हैं। तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की कुछ रेंज है और यही अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित करने का काम जो है हमारी ओजोन स्तर करती है, ताकि जो है ये किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे ना आए, क्योंकि डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे।
तो समताप मंडल जो होता है उसी के नीचे जो है सबसे निचली लेयर में जो है ओजोन परत होती है, जो हमको सुरक्षा कवच का काम करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो आप देखेंगे कि ओजोन स्तर में ओजोन अणुओं की सामान्य मात्रा जो है 400 डाप्सन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओजोन की लेयर होती है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के, उनकी मात्रा 400 डाप्सन्स होती है। और यह मात्रा ओजोन अणुओं के विखंडन, जो ओजोन अणु होते हैं उनके विखंडन, उनके परमाणुीकरण और बनने की प्रक्रिया में संतुलन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और यही अगर 400 डाप्सन से जो है इनकी मात्रा जब कम होने लगती है तो हम बोलते हैं कि ओजोन स्तर का क्षरण हो रहा है। देखिए, हम लोग देखेंगे इसके विखंडन की प्रक्रिया, इसके परमाणुीकरण की प्रक्रिया, प्लस ये दृश्य प्रकाश के साथ मिल करके कैसे जो है O3 का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अल्ट्रावायलेट बी रेज जब O3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये O2 प्लस O में टूट जाता है। और देखिए, अब 2 पार्ट में टूट गया, इसलिए इसको विखंडन कहा जाता है। तो एक O परमाणु है और एक अणु है, तो एक अणु और एक परमाणु 2 रूपों में टूट गया है। इसके बाद विखंडन के बाद आता है अल्ट्रावायलेट सी रेज, जब O2 के साथ रिएक्ट करती है, जो ये O2 बना, जब O2 के साथ रिएक्ट करती है, क्रिया करती है, तो O प्लस O यानी ये 2 परमाणु हो गए। आप देख सकते हैं इसमें कोई अणु नहीं है, सिंगल एटम्स है, इसलिए इसको परमाणु बोला जाता है और इसीलिए इसको जो है परमाणुीकरण कहा जाता है। तो इसका परमाणुीकरण हो गया। अब देखेंगे आप, ये O2 और O मिल करके जो है ये दृश्य प्रकाश के साथ क्रिया करते हैं और O2 और O मिल करके O3 का निर्माण करते हैं। और जब O3 का निर्माण करते हैं तो औरत किरणें जो है बाहर निकलती हैं, उत्सर्जित होने लगती हैं। तो ये जो है ओजोन गैस के बनने की प्रक्रिया है और इसी वजह से जब ये क्रिया अल्ट्रावायलेट रेज के साथ होती है तो ओजोन परत का निर्माण होता है। और ओजोन परत हमारी जितनी मोटी होगी ये कवच उतना ही हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियां होती हैं जिनके वजह से ओजोन परत पतली होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन क्षरण। और कभी कभी ओजोन की जो परत है वो इतनी कम हो जाती है कि होल बना देती है, जिससे डायरेक्ट प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं और यहाँ मनुष्यों को तमाम प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ओजोन स्तर के कारक कौन कौन से, सबस्टेंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से सबस्टेंस हैं जो ओजोन क्षरण के उत्तरदायी हैं या उनके कारण हैं। तो देखेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे, यह मानव निर्मित कृत्रिम यौगिक है। इनका उपयोग फ्रीज, AC इट मीन्स एयर कंडीशनर्स, कूलिंग अर्थात कूलर, प्लास्टिक फोम, अग्निशमन और पेंट और इसके साथ साथ स्प्रे इत्यादि उद्योग में होता है। तो जब ये सारे के सारे जो है प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक फोम, अग्निशमन में, पेंट्स में, स्प्रे में और एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर में जो है ये तमाम गैसों का इस्तेमाल होता है। और इनके गैसों के इस्तेमाल होने से ये गैसें उत्सर्जित होती हैं और वायुमंडल में जाकर के मिल जाती हैं। और वायुमंडल में मिलने के बाद जो है हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें जाकर के जो है ओजोन लेयर की क्षय करती हैं। तो इन गैसों में जो है सबसे पहले हम देखेंगे CFC गैस है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद HCFC है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद HCCl3 है, तो HCCl3 इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारी गैसें जो हैं ये कारक हैं, उत्तरदायी हैं और इन्हीं गैसों के वजह से जो है हमारी ओजोन में क्षरण होता है या ओजोन की स्तर जो है धीरे धीरे पतली होने लगती है। तो हम देखेंगे कि इन गैसों का इस्तेमाल मनुष्य कैसे करता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो ओजोन जो हमारी लेयर है उसकी क्षरण के लिए जो उत्तरदायी गैसें थी, हमारा CFC गैस थी, HCFC गैस थी और CHCl3 था और CCl4 जो गैसें हैं, ये सभी गैसें यौगिक निर्माण और उपयोग के दौरान वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, AC का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, पेंट्स वगैरह करते हैं, अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ये गैसें विद्यमान होती हैं और ये उत्सर्जित होती रहती हैं।
तो जब इनका उत्सर्जन होता है तो ये उत्सर्जित होकर क्षोभ मंडल में स्थित हो जाते हैं, अर्थात इनका विघटन जो है क्षोभ मंडल में नहीं होता है, वहाँ पे जाकर एकत्रित हो जाते हैं। किंतु जब चक्रवात या जेट स्ट्रीम और तीव्र सम्मोहन के द्वारा ये ओजोन स्तर में पहुंच जाती है। ध्यान रखेंगे, जब चक्रवात होता है, जेट स्ट्रीम्स या तीव्र सम्मोहन जब होता है, तो जो ओजोन लेयर में जो है जो ये हानिकारक गैसें होती हैं, ये जो है उत्सर्जित होकर के जो है सीधे समताप मंडल में पहुंच जाती हैं और समताप मंडल या ओजोन स्तर में ये अपने अवयवों में टूट जाते हैं। यानी जो इनके अवयव थे वो अलग अलग एलिमेंट्स में, जैसे हाइड्रोजन में, कार्बन में, क्लोरीन में और फ्लोरीन में टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो है ये सभी ऑक्सीजन अणु और परमाणु से क्रिया कर मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिससे O3 का निर्माण प्रभावित होता है और इसकी सांद्रता कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे, सांद्रता का मतलब होता है कि उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है और इस आधार पर इस यौगिक को ओजोन क्षरण कारक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि ओजोन की जो स्तर है उसकी क्षरण के अवयव कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं, तो आप आसानी से उन गैसों को जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है जो हमारा जो अगला टॉपिक्स है वो ये है कि ओजोन स्तर क्षरण और ओजोन छिद्र क्या होता है। तो देखिए, ओजोन स्तर में ओजोन अणुओं की सांद्रता में 400 डाल्टन के नीचे की गिरावट को ओजोन स्तर क्षरण कहा जाता है। हमने आपको बताया है कि जो ओजोन लेयर होती है उसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नियंत्रित फॉर्म में 400 डाल्टन के आसपास होना चाहिए। जब कम होने लगता है तब हम बोलते हैं कि ओजोन क्षरण में, ओजोन स्तर में क्षरण हो रहा है और इसके कारण जो है ओजोन स्तर पतली होती चली जाती है और अंततः जो है ओजोन में छिद्र हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं कि ओजोन की परत जो है, जो उसकी स्तर है, विलुप्त हो गई। क्योंकि जब उसकी स्तर विलुप्त हो जाती है तो छिद्र हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओजोन स्तर है ये मोटा है, इसके बाद ये पतला हो गया और यहाँ पे जाते जाते बिल्कुल कम हो गया और सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आने लगी, तो ये छिद्र हो गया। और ओजोन जो छिद्र होते हैं वो सर्वप्रथम जो है ये ओजोन छिद्र जो है दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया था सर्वप्रथम 1985 में, और अब यह उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी देखा जाता है। इसका निर्माण जाड़े के अंत में या बसंत ऋतु के शुरुआत में होता है। तो ओजोन स्तर क्षरण के प्रमुख 2 कारण हैं, ये भी समझ लेंगे कि ओजोन क्षरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला तो यह है कि औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशंस के कारण जो है वायुमंडल में ओजोन क्षरण कारकों CFC, SCFC, CCl4 और SCCl3 का बढ़ता उत्सर्जन, यानी इन गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है जिसकी वजह से जो है ओजोन में क्षरण होता है। और दूसरा जो समताप मंडल में आप जानते हैं कि जितने भी जो है हमारे जहाज वगैरह होती हैं वो समताप मंडल में ही उड़ती हैं और धीरे धीरे जो है जो वायु परिवहन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो समताप मंडल में बढ़ता वायु परिवहन भी जो है ओजोन स्तर क्षरण का प्रमुख कारण है। और ओजोन स्तर क्षरण के संभावित प्रभाव, यानी ओजोन जो हमारे स्तर का जो क्षरण होता है उसमें प्रभाव क्या क्या पड़ता है, हम देखेंगे। सबसे पहले मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया कि अगर ओजोन क्षरण जो है होने लगता है तो प्रकाश की किरणों से जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो काफ़ी हानिकारक होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आती हैं और डायरेक्ट पृथ्वी में आने से होता क्या है कि ये मनुष्यों के संपर्क में आ जाती हैं। जब मनुष्यों के संपर्क में आती हैं तो मनुष्यों की जो त्वचा जो होती है उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है, यानी स्किन डिजीज़ पैदा हो जाती है, स्किन कैंसर्स भी उत्पन्न हो जाते हैं और प्लस आदमी का जो है जो अंधापन की जो परिस्थिति पैदा हो जाती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है मनुष्य की कम हो जाती है और यहाँ तक कि जो जननांगी जो क्षमता है वो भी जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो ये प्रमुख कारण है मनुष्यों पे जो है इसका। उसके बाद दूसरा जो है कृषि पर भी प्रभाव डालती है। ओजोन क्षरण की वजह से जो अल्ट्रावायलेट किरणें जब डायरेक्ट पृथ्वी पर आते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी होने की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधों का विकास नहीं हो पाता है, वृद्धि नहीं हो पाता है और अंततः जो है पौधों जो है काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और उनका जो है
विलुप्त होने लगते हैं पौधे जो है। तो कृषि पर भी जो है इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र पे भी प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर जो जलीय जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो धीरे धीरे मछलियाँ वगैरह मरने लगती हैं और ये काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे ही कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कम होगी ओजोन क्षरण की वजह से, तो उसमें होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ने लगेगी। और चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस है, जिसके वजह से जो है पृथ्वी के आसपास का लेयर गर्म होने लगता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होगी तो आसपास के जितने भी आइस कैप हैं वो पूरे के पूरे जो है पिघलने लगते हैं। समुद्र में जो है पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, और पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से समुद्री चक्रवात जो है, सुनामी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और वो डूब जाते हैं। तो ये तमाम समस्याओं का जो है हमें जो है समस्या जो है उठानी पड़ती है। इसलिए जो है हम सभी को जो है कोशिश करना है कि हम लोग जो है ओजोन स्तर के क्षरण के जो कारक हैं उससे बचाया जा सके, और उससे संबंधित जितनी भी गैसें हैं, हानिकारक गैसें, उनका कम से कम उपयोग करें, ताकि हमारा जो है विकास भी होता रहे और प्लस हमारे विनाश के जो कारण है उनसे भी बचा जा सके। तो ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।